नादरीन, नवाए सरोश में आज हम बदलता हिंदुस्तान की नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। बदलता हिंदुस्तान की पिछली किस्तों में हमने हिंदुस्तान में होने वाली उन तब्दीलियों का जायज़ा लिया या उन पर गुफ्तगू की जो पहले सियासी या समाजी तौर पर गलत समझी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से उनका चलन आम हो गया कि उन्होंने एक तरीके से न्यू नॉर्मल की शक्ल इख्तियार कर ली। आज ज़रा हम उससे हट के बात करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कई ऐसी अवामी तहरीकें या पब्लिक मूवमेंट या जन आंदोलन शुरू हुए जिन्होंने वक्त की सियासत का रुख बदल दिया। किसी ने हुकूमतों को बदला, किसी ने नई सियासी पार्टियों को जन्म दिया और किसी ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको एक नया रुख दे दिया। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा जन आंदोलन हो सकता है, ऐसी अवामी तहरीक हो सकती है जो इक़्तिदार या सत्ता हासिल करने के बजाय अवामी ज़िंदगी के बदलने को अपना मकसद बनाए? आज के बदलता हिंदुस्तान में एक ऐसी ही तहरीक के बारे में हम बात करेंगे जो मज़हब और ज़ात पात से ऊपर उठकर ऐसे इशू को अपना सवाल बनाती है, अपनी सियासत का मरकज़ या अपनी पॉलिटिक्स का केंद्र बनाती है, जो हर आदमी का सवाल है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच मूवमेंट की। तो क्या कॉकरोच मूवमेंट हिंदुस्तान में सियासत का रुख बदल सकती है? क्या वो नई सियासत के दौर का आगाज़ बन सकती है? अब तक जो सियासत है उसने लोगों से जो सवाल पूछे वो ये है कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है, आप किस ज़ात के हैं, आप किस इलाके के हैं, किस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। लेकिन कॉकरोच मूवमेंट का सवाल ज़रा डिफरेंट है, ज़रा मुख्तलिफ है। ये मूवमेंट पूछता है कि आपके बच्चे की तालीम कैसे हो रही है, फेयर एग्ज़ाम्स क्यों नहीं होते हैं, पेपर लीक क्यों होता है, रिज़ल्ट वक्त पे क्यों नहीं आते हैं, स्कूलों की हालत ख़राब क्यों है, और फिर तालीम हासिल करने के बाद रोज़गार कहाँ है। तो ये ऐसे सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, पसमानदा से नहीं है, बल्कि ये हर हिंदुस्तानी का मसला है। और शायद यही सवाल इस तहरीक की सबसे बड़ी ताकत है। अब इस मूवमेंट ने एक नई मुहिम शुरू की है, स्कूल ठीक करो मुहिम। स्कूल ठीक करो का मुतालबा बज़ाहिर एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत सादा सा मुतालबा है, लेकिन गौर कीजिए कि स्कूल सिर्फ चारदीवारी का नाम नहीं है, सिर्फ चंद कमरों का नाम नहीं है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड का नाम नहीं है, बल्कि वो गरीब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की, उसके फ्यूचर की पहली सीढ़ी है। अगर स्कूल में पानी नहीं है, अगर स्कूल में टीचर नहीं है, अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं है, उसमें सफाई नहीं है, मुनासिब क्लासरूम्स नहीं हैं, तो फिर विकसित भारत का ख्वाब आखिर कैसे पूरा होगा? तो इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल ख़राब क्यों है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल क्यों ख़राब होने दिया जा रहा है। और यही वो मकाम है जहाँ एक अवामी तहरीक, एक जन आंदोलन महज एहतजाज या प्रोटेस्ट से आगे बढ़कर एक बड़े सियासी सवाल में तब्दील हो सकता है। लेकिन स्कूल ठीक करो मुहिम के आगाज़ में ही कॉकरोच मूवमेंट को एक बहुत बड़े इंसानी दर्द का सामना करना पड़ा। अब तो जानते हैं कि मगरबी बंगाल में उसका कॉकरोच पार्टी के एक रुकन ने जो उसी स्कूल को देखने गया था जिसमें उसने कभी तालीम हासिल की है, उसका इंस्पेक्शन करने गया था, वहाँ पे उसके साथ मारपीट की गई। और जब उसके वालिद उसको बचाने के लिए गए तो उन्हें भी मारा गया, और इतना मारा गया कि वो ज़ख्मों की ताब नहीं लाके चल बसे, उनकी मौत हो गई। तो ये इसको कैसे देखा जाना चाहिए? कॉकरोच पार्टी साफ साफ कह रही है कि ये बीजेपी के गुंडों का काम है।
पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये सब अपनी जगह है। लेकिन अब्दुल हफीज़, उस लड़के का नाम, उस कॉकरोच पार्टी का जो कारकुन है उसका नाम अब्दुल हफीज़ है, जिसको अब्दुल कहा जाता है। अच्छा, ये अब्दुल भी बड़ा अजीब लफ्ज़ है। ये अब्दुल किसी का नाम नहीं होता। ये जो लोगों को जानना चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि अब्दुल सिर्फ किसी का नाम नहीं होता है, वो एक नाम का एक हिस्सा होता है। अब्दुल्ला होगा, अब्दुल रहमान होगा, अब्दुल हफीज़ होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब्दुल नाम जो इस्तेमाल किया जाता है वो दरअसल मुसलमानों को डिमोनाइज करने के लिए किया जाता है। यानी अब्दुल जो है ना, ये पंक्चर बनाने वाले का सिनोनिम हो गया है। अब्दुल का मतलब पंक्चर बनाने वाला। तो उसी अब्दुल ने, जिसके बाप की मौत हो गई, बल्कि मार दिया गया इस जुर्म में कि वो चाहता था कि उसके मोहल्ले का स्कूल ठीक हो, तो उसने कोई मुतालबा नहीं किया। उसने कहा कि हमको किसी तरीके का माली मुआवजा नहीं चाहिए, कोई माली मदद नहीं चाहिए। उसकी एक ही डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि उसके वालिद के नाम से एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जाए। तो ये मुतालबा आपको क्या लगता है? ये मुतालबा वो कर रहा है जिसको आप अब्दुल कहते हैं, जिसको आप पंक्चर बनाने वाला समझते हैं। और ये मुतालबा जो है ना, ये एक तरीके का इस तहरीक का एक पैगाम है। अच्छा, इस तहरीक का एक और मामला ये है कि इसने लोगों की तवज्जो, आम लोगों की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन की जमातें हो, सबकी तवज्जो हासिल कर ली। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जेनज़ी है। उससे जो मुतल्लिक़ अफराद हैं, जो लोग हैं, वो नौजवान हैं। और नौजवान अपने जो उनके असल मसाइल हैं, जो असल उनके इश्यूज़ हैं, उन पर वो बात कर रहे हैं, वो सवाल वो खड़े कर रहे हैं। और ये वो सवाल हैं जिन्हें जो हमारी सियासत है, रिवायती सियासत है, उसने आम तौर से उसको नज़रअंदाज किया है। तो कॉकरोच मूवमेंट की बढ़ती मकबूलियत ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को नौजवानों के बारे में अपनी तरजीहात पर, अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। अब आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के जो चीफ हैं वो भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बीजेपी वाले लोग भी अब उनसे अपना राब्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन वाले तो खैर पहले दिन से उनके साथ रहे, उनकी तहरीक में गए, शामिल हुए। तो इसका मतलब साफ है। इसका मतलब ये है कि नौजवानों की इस नई सियासी बेचैनी को अब कोई भी सियासी ताकत नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि क्या कॉकरोच मूवमेंट भी कोई बाकायदा पॉलिटिकल जमात, सियासी जमात बन सकती है? क्या यह तहरीक सड़क से पार्लियामेंट तक पहुँच सकती है? अभी इसका जवाब देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। हिंदुस्तान ने ऐसी बहुत सी तहरीकें देखी हैं, ऐसे बहुत से मूवमेंट देखे हैं जो अवामी इश्यूज़ पे, पब्लिक इश्यूज़ पे खड़ी हुई, और उसके बाद में वो भी आम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह उन्होंने हुकूमत हासिल की, और उनका भी वही रवैया रहा या हो गया जो आम पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहा है। तो कॉकरोच मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा इम्तहान यही होगा कि वो इक़्तिदार की सियासत से पहले अवामी मसाइल की सियासत को ज़िंदा रख सके। अगर वो भी किसी सियासी पार्टी की ज़ैली शाख बन गई, ज़ैली तंजीम बन गई, जैसे बहुत से लोग उस पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, इसकी बी टीम, उसकी बी टीम, तो फिर उसका अट्रैक्शन जो है, उसकी कशिश जो है वो कम होगी। लेकिन अगर वो वाकई तालीम, रोज़गार, सेहत, फेयर एग्ज़ाम और इंसाफ जैसे मसाइल की आज़ाद आवाज़ बनी रही, तो उसका दायरा बहुत वसी हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉकरोच मूवमेंट हिंदुस्तानी सियासत का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? ये बात कहना अभी ज़रा जल्दी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि इस तहरीक के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर टर्निंग पॉइंट बनने का पोटेंशियल है, उसकी सलाहियत है। क्योंकि कोई बड़ी सियासी तब्दीली सिर्फ हुकूमत के बदलने से नहीं आती है। सियासी तब्दीली उस वक्त आती है जब पब्लिक की, जब आवाम की तरजीहात, उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी प्राथमिकताएं चेंज हो, वो बदलें। तो आज हिंदुस्तान को ज़रूरत भी इस बात की है कि नफ़रत के बजाय उसको तालीम चाहिए, वायलेंस और तशद्दुद के बजाय उसको कंस्ट्रक्शन और तामीर चाहिए,
اور اس کو اس کا مستقبل چاہیے، اس کے بچوں کو اس کا مستقبل چاہیے۔ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے اس تحریک کو آگے چلانا۔ جیسے عبدالحفیظ کے والد کی موت، آج جب ہم اس ویڈیو کی اسکرپٹ تیار کر رہے تھے تو اسی وقت ایک خبر دیکھی جو اب تو خیر بہت زیادہ وائرل ہو گئی، سب جان رہے ہیں کہ اس کے ایک کارکن جو اس کے ایک ذمہ دار ہیں آشوتوش رانکا، ان کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ جے پور میں مار پیٹ کی گئی۔ یہ لوگ بھی گئے تھے اپنا اسکول دیکھنے، کسی اسکول کا انسپیکشن کرنے کے لیے، اور اس اسکول کی اتنی بری حالت ہے کہ وہ اپنی بلڈنگ میں نہیں ہے، وہ کسی طویلے میں جہاں پہ جانور کا چارہ وغیرہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ عبدل پر حملہ ہو، اس کے والد کی موت ہو، یا ابھی جو جے پور میں جو ہوا ہے، یہ صرف سنجوگ ہے یا پریوگ ہے؟ تو یہ دراصل اس موومنٹ کو روکنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان کو ڈرا کے یا پھر نوجوانوں کے خلاف کھڑا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، تو یہ کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ بھائی تعلیم کو سدھاریے، نوجوانوں کی بات سنیے، جنزی پر توجہ دیجیے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ بھائی آپ وندے ماترم گائیے۔ تو اس کو شفٹ کرنے کے لیے جو ایشو ہے، جو اس کا جو موضوع ہے، اس کو شفٹ کرنے کے لیے یا ڈیویٹ کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ ابھی آج ہی دلی میں جنتر منتر پہ اینٹی ریزرویشن موومنٹ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کئی ساتھ اس لیے بھی کی جائیں گی تاکہ یہ جو ایک نئی آواز اٹھی ہے، جس میں نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے اور جس میں ہندوستان کی سیاست کو نیا رخ دینے کا پوٹینشیل ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے دبا دیا جائے، کم کر دیا جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو کور ایشوز ہیں اس موومنٹ کے، ایجوکیشن ہے، ایگزامینیشن ہے، فیئر ایگزامینیشن ہے، روزگار ہے، اور اسی طریقے سے انصاف ہے، اچھا اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی طے ہو، جو جس کا ذمہ دار ہو اس کی ذمہ داری طے ہو اور وہ ذمہ داری لے۔ تو یہ سب جو ایشوز ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ جمے رہتے ہیں، اپنے موومنٹ کو کمزور نہیں ہونے دیتے ہیں، اور ان کو جو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، ان پر یہ قابو پا لیتے ہیں، تب تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بدلتا ہندوستان کی ایک اچھی پہل ہوگی۔ ورنہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے بات کی، گفتگو کی، اس سے یہی لگا کہ جس طریقے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہندوستان کا مستقبل بنانے والے نہیں ہیں، اس کا مستقبل خراب کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے اس پہ جمے رہے تو اب سوال یہ نہیں ہوگا کہ حکومت کون بنائے گا، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ بچوں کا مستقبل کون بنائے گا۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اسی کو سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے، اور اس موومنٹ کو جن ایشوز کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی ہے، جن ایشوز کے ساتھ یہ چلی ہے، اس کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ تو یہ یقین کیا جا سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہندوستان کے پولیٹکس میں ثابت ہوگا۔ میں ہوں شکیل احمد سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے سروش کی سیریز بدلتا ہندوستان۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ وقت کی سیاست کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو جو اہم مسائل ہیں ملک کے وہاں پر لانے کی ضرورت ہے، مذہب کی سیاست سے، ذات پات کی سیاست سے ہٹا کے اس کو اصل ایشوز پہ لانے کی ضرورت ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔